हमेशा की तरह शाम को ठीक 5 बजे चाय का प्याला लेकर अर्चना जी अपनी बालकनी में बैठी ही थीं कि उनकी नज़र साथ वाले मकान के सामने खड़ी ट्रक पर गई। 2 लोगों को ट्रक से सामान उतारते देखकर वो बड़ी खुश हुईं। चाय पीते हुए वो सोचने लगीं कि नए पड़ोसी से कैसे परिचय किया जाए। तभी उनकी कॉल बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक युवती को देखकर चौंक पड़ी। युवती ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते कहा और अपना परिचय दिया। मैं रूपाली हूँ, आपकी नई पड़ोसन। अच्छा, अंदर आओ। अर्चना जी चहक उठीं। आज नहीं फिर कभी, अभी तो एक बोतल पानी मिल जाता तो। अभी लाई, कहकर अर्चना जी ने उसकी बोतल भर दी और रूपाली उन्हें थैंक्स बोलकर चली गई। कुछ दिनों में रूपाली का घर व्यवस्थित हो गया। तब वो अर्चना जी के घर आई। चाय पीते पीते उसने अर्चना जी को बताया कि उसके पति एक प्राइवेट बैंक में काम करते हैं। सास ससुर मेरठ में रहते हैं। मम्मी नहीं है, पापा हैं और एक छोटा भाई है जिसकी पिछले साल ही शादी हुई है। वो पत्नी के साथ दिल्ली में रहता है। आंटी, आप यहाँ कैसे? अर्चना जी बोली, तुम्हारे अंकल की यहाँ पोस्टिंग हुई थी। उन्हें ये शहर बहुत पसंद आया था तो उन्होंने घर बनवा लिया। जब तक नौकरी थी इधर उधर घूमते रहे। रिटायरमेंट के बाद अपने घर आ गए। 3 साल पहले हमारा साथ छूट गया। कहते हुए वो दीवार पर टंगी अपने पति की तस्वीर को देखने लगी। फिर एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोली, एक बेटी है, दामाद है, नातिन है, उन्हीं का आना जाना होता है और फिर तुम्हारे जैसे पड़ोसी हैं तो समय कट जाता है। उनके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उसी दिन से घर के कामों से फ्री होकर रूपाली अर्चना जी के पास आने लगी थी। उम्र का एक बड़ा फासला होने के बाद भी दोनों के बीच बहुत बातें होती थीं। अर्चना जी अपने अनुभव शेयर करती और रूपाली अपना ज्ञान। एक दिन रूपाली अर्चना जी के घर आकर बैठी थी कि उसके भाई रोनित का फोन आ गया। वो हेलो कहती, तब तक रोनित बोल पड़ा, दीदी मैं कुछ दिन और मानसी के साथ रहा तो पागल हो जाऊंगा, मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। कभी कभी तो जी करता है कि रोनित तू परेशान ना हो, मैं उससे बात। रूपाली की बात पूरी होने से पहले ही रोनित ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी अर्चना जी चाय लेकर आ गईं। रूपाली के चेहरे पर तनाव देखकर पूछ बैठी, सब ठीक तो है ना, कोई परेशानी? हाँ आंटी, आपको बताया था ना कि शादी के 2-3 महीनों के बाद ही रोनित और मानसी के बीच अनबन होने लगी थी। रोनित अक्सर कहता कि मानसी उसकी इंसल्ट करती है, उसका फोन चेक करती है, बिना बताए घर से चली जाती है और फिर सॉरी कह देती है। रोनित कुछ पूछता है तो काट खाने को दौड़ती है, वगैरह वगैरह। हाँ, तुमने बताया तो था। एक दिन तो उसने कहा कि दीदी मानसी को आपका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। आधे घंटे बाद ही मानसी का फोन आता है, रूपाली दी आप कब आ रही हैं? मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। इसी तरह से दोनों का चलता था। कभी लगता था कि सब कुछ ठीक है और कभी, आंटी मैं उन दोनों के साथ 2 दिन रहकर आई हूँ। मानसी का व्यवहार बहुत अच्छा था। रोनित की कही बातें और मानसी का मेरे साथ व्यवहार, उसमें तो कोई समानता ही नहीं है। अब रोनित कह रहा है कि मुझे उससे मुक्ति दिला दीजिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक बार रोनित की बात पर विश्वास कर लो, देर हो गई तो मेरी तरह पछतावे के आंसू बहाती रह जाओगी। अर्चना जी जो बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थीं, अचानक से बोल पड़ी, मेरी तरह पछतावे? क्या बात है आंटी, मैंने कई बार देखा है कि आप अलमारी खोलकर कुछ देख रही होती हैं, मुझे देखकर तुरंत बंद कर देती हैं, तब आपकी आंखें लाल रहती हैं। बताइए ना आंटी। कहते हुए रूपाली ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा तो स्नेह स्पर्श पाकर अर्चना जी रो पड़ी। फिर अलमारी से एक तस्वीर निकालकर रूपाली को दिखाते हुए बोली, ये मेरा बेटा अक्षत है। बेटा? रूपाली ने आश्चर्य से कहा। अर्चना जी अतीत में चली गई। 4 सदस्यों का मेरा हंसता खेलता परिवार था। अक्षत अपनी बहन से 3 साल बड़ा था, स्वभाव से सरल और पढ़ाई में बहुत होशियार। उसने इंजीनियरिंग की, मुंबई से MBA किया और वहीं जॉब भी करने लगा। हमने बेटी की शादी कर दी। तब उसने मुझसे कहा, मम्मी रूपल नाम की एक लड़की है, मुंबई में ही काम करती है, आप और पापा आकर उससे मिल लीजिए। उसके पापा तो बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी समझते थे। हमें रूपल बहुत पसंद आई थी। हमने उसके माता पिता से बात की और एक शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया। 2-3 दिन दोनों हमारे साथ रहे, बहुत अच्छा लगा था। अक्षत बहुत खुश था, लेकिन 3-4 महीनों के बाद ही उसके चेहरे से हंसी गायब होने लगी। फोन पर वो बहुत कम बोलता। पूछने पर कहता, मम्मी सब ठीक है, काम की थकान है। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा तो उससे मिलने चली गई। उसका मुरझाया चेहरा देखकर मैं घबरा गई। तेरी तबीयत ठीक नहीं क्या? उसने कहा, ठीक है मम्मी, बस जरा सा। तभी रूपल को आते देखकर वो चुप हो गया। रूपल आश्चर्य से बोली, मम्मी आप? अक्षत ने मुझे बताया नहीं कि आप?
नहीं बेटा, उसे भी मालूम नहीं था। तुम्हारे पापा को टूर पर जाना था तो मैं यहाँ आ गई। अपने मन के भावों को मैंने चेहरे पर आने नहीं दिया। वो बोली, आप 2 दिन के बाद चली जाएंगी ना? सुनकर मैं चकित रह गई। रूपल ऑफिस चले गई तब अक्षत ने बताया कि मम्मी, मैं रूपल को समझ ही नहीं पा रहा कि वो चाहती क्या है। कभी अलमारी के सारे कपड़े फेंक देती है तो कभी मेड बदल देती है। हर वक्त मुझे टोकती रहती है। किसी से भी बात करूं तो कहती है मेरी शिकायत कर रहे हो। उसके डर से मैं मैसेज करके डिलीट करने लगा हूँ। एक दिन तो उसने आयरन करते हुए मेरी शर्ट भी जला दी। ऐसी 1000 बातें हैं मम्मी, आपको क्या क्या बताऊं। सुनकर मैं दंग रह गई। किसी तरह से मैंने उसे शांत किया। उस रात मैंने पलकें नहीं झपकी थीं। हे भगवान, मेरे बेटे के साथ ये सब हो रहा है। मेरे सामने रूपल का व्यवहार बहुत ही संतुलित था। एक रात मैं पानी पीने के लिए उठी तो उनके कमरे से मुझे रूपल की आवाज सुनाई दी। एक तो तुम्हारी माँ बिना बताए आई, ऊपर से अभी तक टिकी हुई हैं। बेटा बोला, धीरे बोलो मम्मी, जाग। माय फुट अपनी माँ को। उसके बाद अपने कमरे में आकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन मेरी आंखें लाल देखकर बेटे ने पूछा तो मैंने झूठ बोला कि सर दर्द के कारण देर से नींद नहीं आई। उसी रात मैं वापस आ गई। पति से कुछ नहीं कहा, लेकिन जो देखा सुना वो याद करके मेरा मन सिहर उठता था। फिर सोचा समय के साथ उनके रिश्तों में सुधार आ जाएगा। ऐसा हुआ भी। एक दिन अक्षत बोला, मम्मी, रूपल ने मुझे सॉरी बोल दिया है। हम लोग 1 सप्ताह के लिए कुल्लू मनाली गए थे। मैंने तुरंत भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया। हल्की फुल्की तकरारों के साथ 1 साल बीत गया। अर्चना जी चुप हो गईं। रूपाली ने पूछा, फिर आंटी? अर्चना जी बोली, एक दिन मैंने अक्षत को फ़ोन किया तो उसकी आवाज़ भारी थी। बोला, मम्मी, रूपल मुझसे तलाक चाहती है। सुनकर मैं अवाक रह गई। मैंने रूपल की माँ को फ़ोन किया तो वो बोली, बच्चों के मामलों में हम नहीं पड़ते। मजबूरन मैंने अपने पति और बेटी को सारी बातें बताई। फिर हम दोनों उनके पास गए। कहा कि सब तो अच्छा चल रहा है, फिर तलाक की बात। रूपल बिफर पड़ी, अनाप शनाप बकने लगी। मैं हैरान थी। मेरे पति बोले, हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग शांति से विचार कर लो कि करना क्या है। हम चले आए। बेटे से मैं तकरीबन रोज़ ही बात कर लेती थी। एक दिन रूपल ने फ़ोन किया। सॉरी कहते हुए बोली, अक्षत को सॉरी बोल दिया है मम्मी, प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल पिघल गया। सब कुछ पहले जैसा चलने लगा जो एक भ्रम था। दिन गुजरते गए। शिकायत मनोहारों के साथ 1 और साल बीत गया। मेरे पति को हार्ट अटैक आया तो दोनों आए। बेटे बहू को साथ देखकर उनकी आधी तकलीफ दूर हो गई थी। 6 माह बीत गए। मेरे पति भी रिटायर हो चुके थे। एक शाम हम दोनों चाय पीते हुए बातें कर रहे थे कि देवी माँ की कृपा से अब दोनों बच्चे खुश हैं। लाइफ शांति से चल रही है कि तभी अक्षत का फ़ोन आया। मम्मी, टिकट भेज रहा हूँ, आप आकर फैसला कर दीजिए। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। अब क्या हो गया, यही सोचते हुए मैं फिर मुंबई पहुंची। पूरा घर अस्त व्यस्त था। अक्षत मुझे कमरे में ले गया और रोने लगा। मम्मी, ये मुझे पागल कर देगी। परसों रात तो वो बिना बताए ही घर से चली गई थी। इस तरह से तो प्लीज़ आप कुछ। मैंने उसे शांत किया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रख। तेरे पापा के साथ आती हूँ तो सब कुछ ठीक कर दूंगी। तू मेरा अच्छा बेटा है। वो चुप रहा। मैंने रूपल को समझाया। मुझे विश्वास था कि कुछ दिनों में उनमें सुलह हो जाएगी। दोनों को आशीर्वाद देकर मैं आ गई और उसके 2 दिन के बाद ही रूपल का फ़ोन आया। रोते हुए बोली कि अक्षत ने सुसाइड। अर्चना जी फूट फूट कर रोने लगी। रूपाली, अफसोस होता है कि मैं उसकी तकलीफ को क्यों नहीं समझ पाई। काश उसकी बात मान लेती, मैं उसके पास रुक जाती। आपने पुलिस में कंप्लेन किया था रूपाली? हमने कहा था कि मेरे बेटे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, लेकिन उन्होंने पहले ही पैसा खिला दिया था। फिर मानसिक प्रताड़ना का कोई सबूत तो होता नहीं। मेरे पति बेटे का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ कि रोनित पर विश्वास कर। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अर्चना जी की बात सुनकर रूपाली सोचने लगी कि रोमा और मानसी के व्यवहार में कितनी समानता है। कहीं घर आकर रूपाली ने रोनित को मैसेज किया और फ़ोन करके कहा कि पढ़कर डिलीट कर देना। उसने अपने पति को संक्षेप में रोनित और अक्षत के बारे में बताया और कहा कि दिल्ली जाने की एक टिकट बुक कर दीजिए। रूपाली को अचानक देखकर मानसी चकित हो गई।
दी आप यहाँ? रोनित ने तो मुझे बताया ही नहीं। मेरा आना अचानक हुआ इसलिए उसे नहीं मालूम, रूपाली ने हंसते हुए जवाब दिया। 2 दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। फिर रोनित के कमरे से मानसी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। वो कभी रूपाली से प्यार से बात करती तो कभी पहचानती नहीं। एक दिन तो उसने रूपाली की चाय में नमक मिला दिया। रूपाली चुपचाप देखती रही। अपने पति को कहकर उसने एक वकील हायर किया और रोनित की तरफ से डिवोर्स की अर्जी दे दी। मानसी ने बहुत हंगामा किया। उसकी माँ ने कहा कि इतना पैसा मांगेंगे कि तुम लोग सड़क पर आ जाओगे। रूपाली जानती थी कि इस राह में कठिनाइयां बहुत आएंगी, लेकिन अपने भाई को उस भयानक यंत्रणा से मुक्ति दिलाने का उसने ठान लिया था। उसने अपने वकील को 2-3 वीडियोस दिखाए जिसमें मानसी रोहित का कॉलर पकड़ रही है, गालियां दे रही है, घर से जाने और आने के समय का सबूत भी दिया। सुनवाई की 2 पेशी पर मानसी नहीं आई। तीसरी तारीख पर आई तो रूपाली को देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, अनाप शनाप बकने लगी, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। फिर भी रोनित का केस 3 साल चलता रहा। कभी मानसी नहीं आती तो कभी उसका वकील बीमार पड़ जाता। अंततः जज ने एक निश्चित रकम तय करके रोनित और मानसी के डिवोर्स पर मोहर लगा दी। रोनित को ट्रॉमा से निकलने में वक्त लगा। उसने दोबारा शादी नहीं की। नई कंपनी ज्वाइन करके अपनी जिंदगी नए सिरे से जीने लगा। अपने पैसे को वो अनाथालय और ब्लाइंड स्कूल में डोनेट करने लगा। मानसी के केस के कारण उसके परिवार की बहुत बदनामी हुई। उसकी छोटी बहन की सगाई टूट गई। वकील ने उसकी माँ को समझौता करने की सलाह दी थी, लेकिन वो नहीं मानी। अब दिन रात पछतावे के आंसू बहाती रहती है कि काश उसकी बात मान लेती, केस नहीं लड़ती तो मानसी की बदनामी नहीं होती, छोटी बेटी का घर बस जाता। लेकिन अफसोस, अर्चना जी अपने बेटे को नहीं बचा सकी। इस बात का उन्हें बहुत अफसोस था, लेकिन उन्हें खुशी थी कि रूपाली के भाई को उस भयानक यंत्रणा से मुक्ति दिलाने में वो कुछ मदद कर सकी। अक्सर वैवाहिक रिश्तों में तनाव का कारण पुरुष होता है, लेकिन कभी कभी महिलाएं भी अपने पति को प्रताड़ित करती हैं, उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाती हैं। पुरुष अपनी व्यथा नहीं कह पाते हैं और कहते हैं तो उनके ऊपर ही विश्वास नहीं किया जाता। एक बार अपनों की बात सुने, उनकी तकलीफ को समझें, ताकि अर्चना जी की तरह उम्र भर पछताना ना पड़े। रूपाली की तरह समय रहते चेत जाएं और अपनों को नया जीवन देने में सहायक बने। रूपाली द्वारा रोनित की समस्याओं से निपटने के लिए उठाए गए कदम ये दर्शाते हैं कि घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना को नकारना नहीं चाहिए। कभी कभी मजबूत कदम उठाना और सही निर्णय लेना जरूरी होता है, भले ही वो कठिनाई से भरा हो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।